Hello, everyone, and welcome to one more interesting conversation, which is about the biggest IPO, which all of us are going to see in the Indian financial market. Yes, friends, I'm talking about Hyundai का IPO और जो कि 25,000 करोड़ का आईपीओ है और काफी सारी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस इस आईपीओ से है। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट ने काफी दिनों से काफी करेक्शंस, काफी डिप हर किसी को दिखाए हैं और कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर्स की, कुछ अच्छे खासे इन्वेस्टर्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि जो लॉस हमें पिछले दिनों में हुआ है, क्यों ना हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके कुछ लिस्टिंग गेन 15 to 20% का रिटर्न जनरेट कर ले। तो शॉर्टकट्स अगर आप डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में यहाँ बने हैं तो शायद से वो एक्सपेक्टेशन आपकी आज पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा ये जानना और समझना है कि किसी भी आईपीओ या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से के लिए केवल हमें जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम या उससे रिलेटेड लिस्टिंग गेन को ही फोकस नहीं रखना चाहिए। ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, बट एक मेन तरीका नहीं हो सकता किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने का। तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मेन तरीका क्या होगा, ये आज मैं आपसे यहाँ जुड़ी हूँ साझा करने के लिए। दोस्तों, हर कंपनी अपनी शेयर्स जब भी पब्लिक को ऑफर करना चाहती है तो उन्हें एक ऑफर डॉक्यूमेंट डिजाइन करना होता है, बनाना होता है, जिसमें उन्हें वो सब डिटेल्स जमा करनी होती है, कंपाइल करनी होती है और सबमिट करनी होती है सेबी को, जो हर निवेशक को जानना जरूरी है उस कंपनी के बारे में। हुंडई मोटर्स की अगर हम बात करें तो हुंडई मोटर्स बेसिकली इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को पिछले 28 ईयर्स से पार्टिसिपेट कर रही है। ऑलमोस्ट ये कंपनी का मार्केट शेयर हम देखें तो अराउंड 15% है। ये कंपनी टॉप 4 कंपनीज में आती है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इटसेल्फ इन इंडियन मार्केट। Maybe like many of you know that Maruti Suzuki is the top player, right? And second is the Hyundai. थर्ड इज टाटा मोटर्स एंड द फोर्थ इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी सारा कट थ्रॉट कंपटीशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन कंपनीज के दौरान हम इन कंपनीज के बीच में देख सकते हैं। बट ऐसा क्या ही हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है आज की तारीख में कि हुंडई मोटर आईपीओ लेकर आई है। तो कंपनी ने आईपीओ की एप्लीकेशन सबमिट करी, ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट किया, किसको? सेबी को। वो एक प्रपोजल था कि हम हमारी कंपनी के इतने परसेंटेज मतलब 17.5% ऑफ शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सेल करने का, वो भी उस ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो शायद एक दिन में किसी लेमैन के लिए कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है। हमारी कोशिश है कि हम आपको वो सब इंफॉर्मेशन को टच बेस कराएं जो आपको एक जागरूक इन्वेस्टर, एक डिसीजन मेकर बनाकर खड़ा करें फाइनेंशियल मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने सबमिट किया ऑफर डॉक्यूमेंट किसको? सेबी को। सेबी उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ेगी, देखेगी, समझेगी और देखेगी कि क्या सभी इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, जो इसेंशियल है, वो सबमिट की गई है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है अबाउट द कंपनी के बारे में, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए उस बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं 3 साल से 5 साल से उस बारे में, कंपनी के की मैनेजरल पर्सनल्स कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कितनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी देना चाहती है, इसके अलावा कितने इक्विटी शेयर्स देना चाहती है, जो कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो अराउंड 14.02 करोड़ का ये आईपीओ का बेसिकली इक्विटी शेयर्स ऑफरिंग यहाँ पर होनी है। और साथ में 25,000 का करोड़ का आईपीओ है, ये हम सभी को पता है। तो 25,000 करोड़ का आईपीओ क्या मायने रखता है हम सभी के लिए, बहुत अहम है जानना कंपनी के पीछे क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो एज एज अ इंडिविजुअल्स, एज एन इन्वेस्टर्स, इट्स ऑलवेज गुड टू लुक इनटू द ऑफर डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट की, कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कंपनी ने सबमिट किया है सेबी को। मेरी स्क्रीन यहाँ विजिबल है। कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने अपना ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट किया, विच इज इन सिंपल वर्ड्स कॉल्ड एज एन ऑफर डॉक्यूमेंट टू द सेबी। अब ये डिटेल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट है जो कि करीब 436 पेजेस का है। बट लेट्स पिक अप समथिंग विच इज वेरी रिलेवेंट फॉर अस। ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी पहले ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करती है और आईपीओ आने के 3 दिन पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करती है। सो हियर वी गो विद द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस काफी सारी इंफॉर्मेशन रखता है किसी भी कंपनी के बारे में और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिलेवेंट है। आप यहाँ देख पाएंगे कि कंपनी ने यहाँ डिक्लेयर किया है दिस इज एन ऑफर फॉर सेल, राइट? एंड
सो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्यों ये पैसा लेना चाह रही है। क्या यहाँ पर कंपनी के कुछ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ग्रोथ प्लान्स हैं? क्या कंपनी के कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है? या सिंपली कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बेचकर यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं? तो तीनों में से कुछ भी केस हो सकते हैं, तीनों के अलावा कोई चौथा केस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। पर हम अगर यहाँ देखें तो कौन सा टाइप ऑफ ऑफर है ये है प्रमोटर्स सेलिंग द शेयर होल्डर, राइट। वो अपनी शेयर होल्डिंग अराउंड 17.5% पब्लिक को ओपन मार्केट में सेल करके निकलना चाहते हैं। तो कहीं पर भी ये बताया नहीं गया है कि ये ऑफर फॉर सेल कंपनी के बिजनेस प्लान या ग्रोथ या एक्सपेंशन या ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आया है। दिस इज सिंपली प्रमोटर्स सेलिंग द शेयर होल्डिंग टू द पब्लिक। एक पैसा भी कंपनी को यहाँ नहीं जाना है, आपका पैसा यहाँ से सीधा प्रमोटर्स की जेब में जाना है। ठीक है, कितने का ऑफर है, कितने इक्विटी शेयर्स का ऑफर है, काफी क्लियर है। क्या फेस वैल्यू है, काफी क्लियर है। हम चलते हैं वो की पॉइंट्स की ओर जो आपके और हमारे लिए काफी रिलेवेंस रखते हैं। जनरल रिस्क। Now, this being the first public issue of our company, we would like to tell you that investment in equity involves a degree of risk. बिडर्स यानी कि आप और मैं जो बिड करेंगे इस कंपनी के आईपीओ के लॉट्स के लिए, शेयर्स के लिए, should not invest any funds in the offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investments. मैं आपको यहाँ पर डराना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि the probability of risk is like risk converting into 100% श्योरिटी कि हाँ ये पैसा डूब जाए, ऐसी कुछ यहाँ पर रिस्क ऑफ लूजिंग द इंटायर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा उस ऑफर डॉक्यूमेंट को समझे जाने और फिर इन्वेस्ट करें। इसके बाद में ये भी हम देख सकते हैं कि काफी सारे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं जो अपना अपना रोल प्ले करेंगे बेसिकली इस आईपीओ को स्विफ्टली मार्केट में लाने के लिए और उससे रिलेटेड बिड्स को 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। प्रमोटर्स कौन है, कितनी होल्डिंग है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अब हम सीधा चलते हैं, हमने ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्यों खोला है उस डायरेक्शन की ओर। एक ऑफर डॉक्यूमेंट पे, किसी भी आईपीओ के ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन कॉमन मिलेगी कंपनी के बारे में। एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो कंपनी फेस कर रही है, अबाउट द कंपनी मतलब कंपनी कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है, पास्ट में ग्रोथ क्या रही है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहे हैं, वगैरह वगैरह। कंपनी का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के की मैनेजर पर्सनल्स कौन है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या रही है समय समय पे, उन सब का संक्षिप्त में विवरण आपको यहाँ मिलेगा अबाउट आवर कंपनी में। इसके अलावा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी रिलेवेंट बिकॉज इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एक्सपेंशन के प्लान क्या है, ऑपरेशन कैसा चल रहा है, और क्या कंपनी को कोई फाइनेंशियल इनडेप्थनेस है। इन सब की जानकारी हमें इस सेक्शन नंबर 5 में मिलेगी। कंपनी से जुड़े हुए लीगल और अदर इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन नंबर 6 में मिलेंगी, और इससे इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ 476 पेजेस में मिलेगी। आई अंडरस्टैंड इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट if you want to continue enriching your financial wisdom, please carry on with me on this small conversation. अब कंपनी के बारे में जानने के लिए हम सीधे उसके फाइनेंशियल्स में यहाँ घुस रहे हैं। तो these are the financials information in front of us, and let's get into the financials numbers of the company right away. जी हाँ, सो समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समरी के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट विजिबल है। लास्ट 3 इयर्स मार्च के नंबर्स हैं, और जून के अगर नंबर्स चाहिए तो आपको लास्ट 2 इयर्स के नंबर हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं बैलेंस शीट, जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं। एसेट्स में आपको ब्रेकअप मिलेगा नॉन करंट और करंट एसेट्स का। नॉन करंट के अंदर पीपीई एक बड़ा नंबर है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। हम देखें लास्ट 3 इयर्स से कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक रेंज पर है, 62,000 से लेकर 67,000 मिलियन इंडियन मिलियन रुपीस, राइट। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। मार्च में एक डिप आया था,
बट ऑलमोस्ट मार्च 2023 में एक डिप आया था, पर मार्च 2024 में वो रिकवर कर लिया गया। 10,000 मिलियन का और इन्वेस्टमेंट हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जो कि एक अच्छी बात है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में अगर हम इंटेंजिबल्स के बारे में बात करें, तो कंपनी के इंटेंजिबल्स ऑलमोस्ट 3,700 से लेकर 2,800 मिलियंस की रेंज पर है। इसके अलावा कंपनी के करंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी के करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज एक बहुत बड़ा नंबर लेकर बैठी हुई हैं। ये इन्वेंट्रीज 28,000 मिलियन से लेकर 33,000 मिलियंस तक है। साथ ही कंपनी की इन्वेंट्रीज और कंपनी के पीपीई का जब मैंने कंपैरिजन किया, तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि कंपनी का पीपीई ऑलमोस्ट उसकी इन्वेंट्रीज के कंपैरिजन में, लाइक इन्वेंट्रीज 50% ऑफ द पीपीई है। ठीक है, तो क्या कंपनी को जरूरत है अपने पीपीई पर और इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि प्रोडक्शन और अच्छे से हो सके? दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन टू माय माइंड। अगर हम कंपनी की इक्विटी और लायबिलिटीज के बारे में देखें, तो कंपनी की इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को मिलकर बनती है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। वहीं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखें, तो लास्ट 2 इयर्स, दैट इज 2022 2023 के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 160, दैट इज 1,60,000 मिलियन से 1,92,000 मिलियन तक वो नंबर गया है। बल्कि मार्च 2024 में एक डिप आया और अल्टीमेटली हम कहें कि यू नो 95,000 के आसपास किया। हम एक राउंड नंबर में बोले कि तो 90 मिलियंस के आसपास, 800 मिलियंस के आसपास की कंप्लीट रिजर्व्स यहाँ से उड़ा दी गई। तो ऐसा क्या कंपनी ने किया कि कंपनी की इतनी बड़ी रिजर्व की वैल्यू यूज हो गई? तो ये जानना बहुत बहुत हम सभी के लिए जरूरी बन जाता है। कंपनी के अगर नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करें, तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट हम यहाँ देख रहे हैं, और ये चीज क्लियर है कि कंपनी की कोई ऐसे फाइनेंशियल बोरिंग्स बड़े लेवल पर नहीं है। ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 मिलियन के आसपास कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स दिख रही हैं। बट हम जब करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी की करंट लाइबिलिटीज के अंदर टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर्स एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब कंपनी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर काफी लंबे समय तक रहता है, और ये इसी तरह से मेंटेन हुआ रहता है। इसके अलावा कंपनी के कुछ छोटे मोटे प्रोविजन हैं जो 4,000 मिलियन की रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हो गई इक्विटी और लायबिलिटीज की बात। अगर हम टच बेस करें वापस से, तो कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐसा कोई ग्रेट इंक्रीज नहीं दिख रहा है। कंपनी की इन्वेंट्रीज उसके पीपीई के कंपैरिजन में 50% मैंने यहाँ ऑब्जर्व की है। इंटेंजिबल एसेट्स में कंपनी का ऐसा कुछ ह्यूज मनी पंपिंग नहीं है। साथ ही कंपनी की अगर हम लाइबिलिटीज के बारे में देखें, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इतनी कुछ खास नहीं, बल्कि करंट लाइबिलिटीज का पलड़ा भारी है। उसमें क्रेडिटर्स का एक अच्छा खासा अमाउंट अक्रॉस द इयर्स मेंटेन किया गया है, विच इज एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब चैलेंजिंग बात ये हो सकती है कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरह से है, वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। कंपनी के हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, तो इनकम जहां रेवेन्यू को दर्शाता है, एक्सपेंसेस हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और उससे रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताता है। इनकम में हम देखते हैं कि काफी पॉजिटिव बेसिस पर लास्ट 3 इयर्स में ग्रोथ हुई है। एक्सपेंसेस भी काफी हैवी हुए हैं, बिकॉज प्रोडक्शन ड्रिवन इंडस्ट्री है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड काफी हैवी होना है। और वही यहाँ हुआ है कि मटेरियल कंजम्पशन का जो एक्सपेंस प्रपोर्शन है वो काफी हैवी है। अगर हम कंपनी के दूसरी कॉस्ट के बारे में बात करें, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मोर और लेस 21,000 से 22,000 मिलियन के आसपास ही रहा है। मतलब ये क्लियर हुआ है कि कंपनी का एज सच कुछ ह्यूज पीपीई में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ये एक मेंटेन्ड ही है। कुछ ऐसे ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स यहाँ पर क्लियर नहीं हुए, नहीं तो क्योंकि नहीं तो हमारा डेप्रिसिएशन का नंबर बढ़ ही जाना था। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देखें, तो हाँ, ये काफी पॉजिटिव है और हर साल हम इसमें इजाफा देख रहे हैं। कंपनी की ईपीएस देखें, तो हाँ, कंपनी की ईपीएस भी पॉजिटिव है और एग्रेसिवली हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं 35 टू 57 टू 74 एंड सो ऑन सो फार। ये हो गई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बैलेंस शीट के बारे में बात। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन कंपनी का पॉजिटिव है। 55,000 से 77,000 से लेकर 93,000 तक ये गया है। दिस शोज दैट कंपनी इज रनिंग वेरी इफेक्टिवली व्हेन इट कम्स टू इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। इज अ कैश मेकिंग कंपनी। कैश प्रॉफिट्स कंपनी के काफी तगड़े हैं।
एट द सेम पॉइंट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो जो भी कैश प्रॉफिट कंपनी जमा करती है उससे वो कंपनी डिपॉजिट कर देती है बैंक्स के साथ में, जिनकी मैच्योरिटी, उन डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी लेस देन 12 मंथ होती है। मतलब कंपनी अच्छी खासी लिक्विडिटी मेंटेन करके चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कंपनी का कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक्विजिशन हुआ है तो हाँ, 2024 में उन्होंने एक ह्यूज आउटफ्लो किया है। अब ये हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है। साथ में अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेजर चंक आया है डिविडेंड पेमेंट का। 22-23 के अंदर छोटा मोटा डिविडेंड पे हुआ है, बट 24 के अंदर अराउंड 1,54,000 मिलियंस का डिविडेंड पे आउट हुआ है, और दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जिस कारण उनकी रिजर्व्स नीचे आ गई। तो ये काफी क्लियर है, बट ओवरऑल बेसिस पे कंपनी कैश रिच कंपनी है, और ये क्लियर है कि कंपनी का बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस पॉजिटिव है और लिप्स अमाउंट से ग्रो कर रहा है। अब ये कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात है, हमने कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स यहाँ पढ़ लिए हैं, और ये क्लियर है कि कंपनी ग्रो अच्छे से कर रही है। इसके अलावा हमें और क्या इंफॉर्मेशन देखनी बन जाती है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो रिलेवेंट है, बट लेट्स ट्राई टू टच बेस, बिकॉज मैं समझती हूँ, मेरा ये मानना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ में हमें कंपनी से रिलेटेड जो भी हम कहे जोखिम है, रिस्क है, थ्रेट्स है, पोटेंशियल अनसर्टेनिटीज है, उनको जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम और आप उस बिजनेस के लिए कंप्लीटली न्यू है। तो क्यों ना रिस्क फैक्टर्स को हम ओपन करें। कंपनी ने अपने सेक्शन 2 रिस्क फैक्टर्स में ये काफी अच्छे से डिस्क्लोज किया है, ऑल द इन्वेस्टमेंट इन आवर इक्विटी इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। यू शुड केयरफुली कंसिडर दिस prospectus before making any of the investment in our equity share, which include the uncertainties and risk. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिस्क यहाँ दिखाई गई है, दर्शाई गई हैं, ये केवल इतनी ही नहीं है। भविष्य में अगर कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हो गई तो शायद से कुछ और रिस्क हमारी कंपनी फेस कर सकती है। अगर हम रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी किस तरह की रिस्क फेस कर सकती है, डेफिनेटली बिजनेस को लेकर ही, बिजनेस की रेवेन्यू को लेकर, ग्रोथ को लेकर, बिकॉज कस्टमर का प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स की इनोवेशन की तरफ रुझान काफी डायनामिक है, काफी एवर चेंजिंग है, और इस तरह से कट थ्रोट कंपटीशन को बीट करना कंपनी के लिए काफी जरूरी है। कंपनी के कैश फ्लोस एक मेजर हिस्सा निभाते हैं, रोल निभाते हैं बेसिकली कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होगी, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कंपनी के रिस्क को दर्शाती हैं। सो कंपनी का इंडस्ट्री ओवरव्यू, की रेगुलेशन, पॉलिसीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको और हमको सबको जानना जरूरी है। इन्होंने ये भी काफी क्लियरली लिखा है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फैक्ट दैट अवर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ इंडिया, राइट, and is subject to a legal and regulatory environment which is or which may differ in certain aspects from other countries. So if you are looking forward, please consider laws and regulations of the land which is India. इसके अलावा कंपनी ने काफी क्लियरली करीब 70 रिस्क यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया है आपके लिए और हमारे लिए। तो आपको नहीं लगता कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन रिस्क को समझे और जाने। कुछ इंटरनल रिस्क है जो कंपनी की इनहेरेंट है। अब वो इंटरनल रिस्क कैसे हो सकती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। कंपनी बेसिकली का एक ही प्रोडक्शन प्लांट है, एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू नो दैट कि चेन्नई में ही कंपनी का एक प्रोडक्शन प्लांट है, और जहां पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, उनका प्रोडक्शन होता है। वो प्लांट 97% ऑफ द कैपेसिटी पे आज की तारीख में काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है, कुछ एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अगर कंपनी के पास में आते हैं तो कंपनी उसको कैसे फुलफिल करेगी, क्या कंपनी की प्लांट की कैपेसिटी उसको जस्टिस कर पाएगी। दूसरा थॉट ये भी आता है कि कंपनी के पास में आज तलेगांव पुणे में एक और प्लांट का डेवलपमेंट इन प्रोसेस है, और कंपनी का ये कहना है थ्रू दिस ऑफर डॉक्यूमेंट ओनली कि ये प्लांट का फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के मिड में कहीं पर चालू होने वाला है। बट हम एज अ इन्वेस्टर्स, एज अ पीपल ये समझ सकते हैं कि कंपनी का अपने चेन्नई प्लांट पे काफी ह्यूज डिपेंडेंसी है। अगर मान लीजिए कुछ स्ट्राइक्स आ जाती है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, या एनवायरमेंट सेफ्टी या फायर प्रोटेक्शन, ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर मान लीजिए कंपनी वहां फॉलो नहीं कर पाती है, तो देर आर हाई चांसेस कि कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी का सेल सफर करे। सो हैवी डिपेंडेंसी ऑन चेन्नई प्लांट, ये तो काफी क्लियर है। तलेगांव का प्लांट भी से फिस्कल ईयर 2026 में कहीं सेकेंड हाफ में चालू होने वाला है। तो अब जानना यह है कि कंपनी अगर एकदम से डिमांड में स्पाइक आया तो उसे कैसे सपोर्ट करने वाली है। उसके अलावा कंपनी की डिपेंडेंसी अपने जो होल्डिंग कंपनी है, दैट इज एचएमसी, पर काफी ह्यूज है। बिकॉज कंपनी कहीं ना कहीं एचएमसी का ब्रांड यूज कर रही है। उस ब्रांड को यूज करने के लिए कंपनी को अच्छी खासी रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है। साथ में कंपनी को ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी केयर करने पड़ रहे हैं, बेयर करने पड़ रहे हैं। तो कितना जस्टिस कंपनी कर पाएगी उस रॉयल्टी को लेकर, उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को लेकर, अगर कुछ भी एक्सट्रीम प्रोडक्शन से रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ा अपनी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी का डिपेंडेंसी अपने प्रमोटर्स पर काफी हाई है, कि मैनेजरल पर्सोनल्स पे काफी हाई है, प्रोडक्शन प्लान जो कि केवल एक है उस पर काफी हाई है। साथ में कंपनी के पास में जो प्रोविजंस है, जो रिजर्व्स हैं, अपने क्लेम्स को सफाइस करने के लिए काफी नहीं है। साथ में काफी सारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज हमें कंपनी से रिलेटेड इस ऑफर डॉक्यूमेंट को रीड करने पर पाई गई। कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में किसी कंडीशन को होने या न होने पर अराइज होती हैं। तो उससे रिलेटेड कंपनी के पास में कुछ सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन इस कंपनी को लेकर हुआ है। साथ में कंपनी की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, बिकॉज कंपनी एक न्यू एंट्रेंट है ईवी मार्केट के अंदर। तो कंपनी का उसका क्या पोजिशनिंग रहेगा, या कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो कंपनी ने उसको उससे रिलेटेड कोई भी टैट यहाँ मेंशन नहीं किया है। साथ में अगर हम जाने कि कंपनी के इनोवेशन से रिलेटेड, R&D से रिलेटेड क्या प्लान है, दीज आर नॉट कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली इन दिस ऑफर डॉक्यूमेंट। हाँ, कंपनी ने ये बताया जरूर है कि 200 बिलियंस का इन्वेस्टमेंट वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को कमिट कर चुके हैं थ्रू सम अंडरटेकिंग्स एंड डॉक्यूमेंट साइनिंग। बट अभी तक भी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज द कोर इंटेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशनल efficiency which they are planning for. So looking to all these prospects, looking to all this information, I feel sometimes, it's okay if you don't take any action. It's okay if you observe. So I hope आपको ये अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू हुंडई मोटर काफी सारी अंडरस्टैंडिंग लेके आया होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट एंड learnings in the chat box about Hyundai IPO analysis and what would be your course of action रिगार्ड टू दिस IPO। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया एंड आपने इससे इंसाइट्स ली, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, उन सबसे शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं IPO में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ढूंढते हैं केवल लिस्टिंग गेन पाने के लिए। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि लाइफ में कुछ अचीव करने की कोई स्पीड नहीं होती। अगर आज आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो ठीक है, आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। पर मान लीजिए कि ये कंप्लीट वाइप ऑफ हो जाता है, आपका कैपिटल 100% रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जाता है, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट आपका वाइप ऑफ हो सकता है। तो आई बिलीव दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड लुकिंग अहेड for more such content to be created for all of you to enrich the financial wisdom. Thank you so much.